नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों को तफसील से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। अरुणाचल मामले में सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ की लगातार दूसरे दिन सख्त टिप्पणी। कहा, राज्यपाल का कदम विधायी प्रक्रिया में दखल, निष्पक्ष तरीके से हो अधिकारों का इस्तेमाल। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन के लिए पीडीपी से बातचीत करेगी बीजेपी। अगले हफ्ते राम माधव महबूबा मुफ्ती से करेंगे मुलाकात। राज्यपाल ने गृह मंत्री को राजनीतिक हालात से कराया अवगत। पंजाब में बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल का गठबंधन रहेगा जारी। अमित शाह से मिले सुखबीर बादल। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए साझा रणनीति पर चर्चा। निजी क्षेत्र में 27% ओबीसी आरक्षण की वकालत। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने केंद्र सरकार को की सिफारिश। लेफ्ट, जेडीयू और एलजेपी का समर्थन। और दक्षिण एशियाई खेलों में भारत का दबदबा। मंगलवार को 25 स्वर्ण पर कब्जा, 78 स्वर्ण के साथ पहले पायदान पर बरकरार। खबरें विस्तार से। अरुणाचल में राष्ट्रपति शासन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की विशेष शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान में राज्यपाल की शक्तियां सीमित हैं और लोकतंत्र की मर्यादा के लिए निष्पक्ष तरीके से इसका प्रयोग करना चाहिए। जस्टिस जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा, सरकार या मुख्यमंत्री के बहुमत के परीक्षण के लिए राज्यपाल अपनी मर्जी से विधानसभा का सत्र नहीं बुला सकते। अदालत ने पूछा कि क्या ये विधायिका के कामकाज में दखल नहीं है। मामले की सुनवाई आज भी जारी रहेगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर के फैसले को सही ठहराते हुए कांग्रेस के 2 बागी पूर्व विधायकों वांगलम सवाइन और देवांग वांगशु की याचिका खारिज कर दी है। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने भी स्पीकर के फैसले को सही ठहराया था। और केंद्र सरकार को भी अरुणाचल मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। सरकार के वरिष्ठ पदाधिकारी के मुताबिक मामले के लंबित होने की वजह से सरकार भी राष्ट्रपति शासन पर संसद की मंजूरी लेने की जल्दी में नहीं है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति शासन के प्रस्ताव को दोनों सदनों से पारित कराना सरकार की प्राथमिकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक का इंतजार करना होगा। बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू हो रहा है और आमतौर पर ऐसी घोषणाएं और अध्यादेश संसद के विचार के लिए प्राथमिकता के तौर पर लाए जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 356 के मुताबिक राष्ट्रपति शासन को 2 महीने के भीतर संसद की मंजूरी जरूरी है। राज्य में 26 जनवरी को राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। राष्ट्रपति भवन में हो रहे राज्यपालों के सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। कल राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राज्यपालों के 47वें सम्मेलन का उद्घाटन किया। राज्यपालों की भूमिका पर पैदा हुए विवाद के बीच राष्ट्रपति ने कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे सभी लोग संविधान की पवित्रता बरकरार रखें। प्रणब मुखर्जी ने कहा कि हमारा देश आजादी के बाद से लगातार मजबूत हुआ है। संविधान में शामिल सिद्धांतों के मजबूती से पालन की वजह से ही ये संभव हो सका है। अरुणाचल प्रदेश में राज्यपाल जेपी राजखोवा की भूमिका के मुद्दे पर पैदा हुए विवाद की पृष्ठभूमि में राष्ट्रपति की अपील काफी अहमियत रखती है। और जम्मू कश्मीर में सरकार गठन के लिए बीजेपी ने पीडीपी के साथ बातचीत करने का फैसला किया है। इसके तहत पार्टी महासचिव अगले हफ्ते पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती से बातचीत कर सकते हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक सईद के निधन के बाद 40 दिनों के शोक की अवधि अगले हफ्ते खत्म हो रही है और इसके बाद राम माधव महबूबा मुफ्ती से मुलाकात कर सकते हैं। महबूबा मुफ्ती ने पार्टी का रुख साफ करते हुए बीजेपी और केंद्र सरकार से कुछ मुद्दों पर ठोस आश्वासन की मांग की थी। पीडीपी चाहती है कि केंद्र सरकार कश्मीर केंद्रित राजनीति एजेंडे पर कुछ छूट दे। इसमें सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम में छूट शामिल है, जिसे बीजेपी पहले ही खारिज कर चुकी है। साथ ही पीडीपी केंद्र से राज्य के लिए और वित्तीय सहायता पर जोर दे रही है। कल राज्यपाल एनएन वोहरा ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। उन्होंने राजनाथ सिंह से राज्य में राजनीतिक हालात की जानकारी देने के साथ ही कुछ प्रशासनिक मुद्दों पर भी चर्चा की। और इसी बीच कांग्रेस ने बीजेपी और पीडीपी पर राज्य में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बनाने का आरोप लगाया है।
और पंजाब में बीजेपी अकाली दल साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात के बाद पंजाब के उप मुख्यमंत्री और अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में अगले साल पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए संयुक्त रणनीति पर भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि चुनाव के लिए संयुक्त कमेटी भी बनेगी जिससे दोनों में तालमेल बना रहे। गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी कर रही है, पार्टी ने कोऑर्डिनेशन के में करनी है, प्लस अगला इलेक्शन की स्ट्रेटजी होगी। वी आर जॉइंटली वर्किंग ऑन दैट। सो ਅਸੀਂ एक कोर ग्रुप बना रहे हैं जिससे वी विल जॉइंटली कम आउट विद अ प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉर फाइटिंग द नेक्स्ट इलेक्शन। और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के केरल दौरे का आज दूसरा दिन है। इससे पहले कल उन्होंने तिरुवनंतपुरम में केंद्र सरकार को गरीब विरोधी बताते हुए उस पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने वामपंथी विचारधारा पर भी निशाना साधा। राहुल गांधी केरल के 2 दिवसीय दौरे पर तिरुवनंतपुरम पहुंचे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के निशाने पर केंद्र सरकार रही। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र को किसानों, मजदूरों, छात्रों और गरीबों की कोई चिंता नहीं है। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने प्रधानमंत्री पर धर्म की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार और महंगाई को लेकर भी केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार पर कोई समझौता नहीं करेगी। The Congress party will not compromise on corruption. I want to make it very clear. If there is even this much concrete evidence of corruption, the Congress party will take immediate and strict action. वहीं बीजेपी की ओर से धर्मेंद्र प्रधान ने भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पर पलटवार किया। देखो, राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं वो समझ नहीं रहे कह क्या रहे हैं। ओमान चांडी साहब के नाम पे खुली आरोप है। टेक्निकली कोर्ट की एक मोहलत में वो बचे हुए हैं। उनके नाम पे संगीन आरोप है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने वाम मोर्चा की विचारधारा पर भी सवाल उठाए। राहुल गांधी के इस दौरे को राज्य में यूडीएफ के चुनावी अभियान की शुरुआत माना जा रहा है। आज प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों से मुलाकात के बाद राहुल गांधी कोच्चि जाएंगे, जहां वो स्टार्टअप कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और एनएसयूआई की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे। इस साल अप्रैल मई के महीने में राज्य में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में राहुल गांधी का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने एक प्रस्ताव पारित कर सरकार से निजी क्षेत्र में पिछड़े वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण देने पर विचार करने को कहा है। प्रस्ताव को राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिल रहा है। निजी क्षेत्र में पिछड़ों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग की पहल का कई राजनीतिक दलों ने समर्थन किया है। केंद्र सरकार में मंत्री रामविलास पासवान ने भी निजी क्षेत्र में आरक्षण की वकालत की है। निजी क्षेत्र में आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि जितने पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं वो सारे के सारे पब्लिक अंडरटेकिंग्स जो है वो सब प्राइवेट में जा रहे हैं। सरकारी संस्थाएं प्राइवेट में जा रही है और नौकरी के अलावे जो है जो दलित आदिवासी हैं या पिछड़ी जाति के लोग हैं उनको कोई मिला नहीं है। दलित आदिवासी का तो कुछ जीविका का सहारा ही नहीं है। लेफ्ट समेत कई राजनीतिक पार्टियां भी इसके पक्ष में खड़ी दिख रही हैं। The central government as well as state government must pay attention to this and take note of this, and they must take positive steps and decide to extend this because it's a long-standing demand. कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है वो तर्कसंगत है। जब समूचे देश में प्राइवेटाइजेशन हो रहा हो, जब टोटल डिसइन्वेस्टमेंट हो गया हो प्राइवेट सेक्टर का, उस समय प्राइवेट सेक्टर से आप इन समाज के वंचित समूह को नौकरियों से अलग नहीं रख सकते। हालांकि निजी क्षेत्र इसे सही कदम नहीं ठहरा रहा। उनका कहना है कि सरकार इस तरह की नीति निजी सेक्टर पर जबरदस्ती नहीं थोप सकती जिसका नकारात्मक असर हो। It is not possible. You see, government can enunciate and come out with any policies, but please remember it is for private sector to do what is right for their companies. They cannot start posing and imposing these kind of restrictive policies. आयोग की सिफारिश में कहा गया है कि निजी क्षेत्र की कंपनियां अपनी तरक्की के लिए सरकार से हर मुमकिन फायदा ले रही हैं, लेकिन पिछड़ी जातियों के उम्मीदवारों को नौकरी में नहीं रख रही। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
और सियाचिन हादसे में बचे सैनिक हनुमंत थप्पा की हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों का कहना है कि अगले 48 घंटे काफी अहम हैं। प्रधानमंत्री ने अस्पताल जाकर हनुमंत थप्पा की सेहत की जानकारी ली तो राष्ट्रपति ने हनुमंत थप्पा के अदम्य साहस की सराहना की और इसी बीच बचाव दल को शहीद जवानों के शव मिल गए हैं। जिंदगी की जंग लड़ रहे लांस नायक हनुमंत थप्पा की सेहत के लिए पूरा देश दुआ कर रहा है। धार्मिक आस्था के केंद्र वाराणसी के गंगा घाट पर लांस नायक हनुमंत थप्पा के लिए विशेष प्रार्थना हुई। हनुमंत थापा जी जो अभी जूझ रहे हैं हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से, उनके लिए हम लोगों ने दुआ किया है कि वो ठीक हो जाए और दीप प्रज्वलित करके पूरे देश को हम एक संदेश देना चाहते हैं कि हम सब उस अपने सैनिक के लिए दुआ करें। हर आम और खास के साथ ही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी हनुमंत थप्पा की सलामती की दुआ मांग रहे हैं। फिलहाल दिल्ली में सेना अस्पताल में हनुमंत थप्पा का इलाज चल रहा है। हालत नाजुक लेकिन स्थिर बताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेना प्रमुख ने अस्पताल पहुंचकर बहादुर सिपाही की सेहत के बारे में जानकारी ली। डॉक्टर जितना हो सके वो सब कर रहे हैं स्टेबल रखने के लिए, लेकिन 48 आवर्स इज द टाइम रिक्वायर्ड टू एक्चुअली असेस। उधर धारवाड़ जिले के कुंडागोला तालुका में हनुमंत थप्पा की सलामती की खबर से खुशी की लहर दौड़ गई। मातम में डूबे परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैसेज नहीं मिल रहा था अभी तक, आज थोड़ा जिंदा है ऐसे मैसेज मिला, फैमिली पूरा बहुत खुश हो गया सर। इस बीच बचाव दल ने सभी 9 सैनिकों के शव भी बरामद कर लिए हैं, जबकि बर्फ के नीचे 6 दिन दबे रहने के बाद भी लांस नायक हनुमंत थप्पा ने मौत को मात दे दी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और दिल्ली हाईकोर्ट ने डीडीसीए में कथित धांधलियों के मामले में अदालत की निगरानी में सीबीआई या एसआईटी जांच की मांग को खारिज कर दिया है। कीर्ति आजाद, बिशन सिंह बेदी समेत कुछ दूसरे क्रिकेटरों ने ये याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट का कहना है कि सीबीआई इस मामले की जांच पहले ही शुरू कर चुकी है और फिलहाल ये शुरुआती दौर में है। ऐसे में इस याचिका को अभी मंजूर नहीं किया जा सकता। साथ ही कोर्ट ने कहा कि किसी मामले को महज इस आधार पर एसआईटी के हवाले नहीं किया जा सकता कि उसमें किसी केंद्रीय मंत्री का नाम आया है। ये फैसला तथ्यों के आधार पर ही लिया जा सकता है। और दिल्ली नगर निगम की मामले में कांग्रेस और बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उधर नगर निगम के सफाई कर्मचारियों का एक गुट अभी भी हड़ताल पर है। इन सफाई कर्मियों की मांग है कि जब तक इन्हें पूरी सैलरी नहीं मिल जाती वो अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। हाथों में झाड़ू लेकर नगर निगम के ये सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि जब तक इनकी पूरी सैलरी नहीं मिल जाती ये ना तो अपनी हड़ताल खत्म करेंगे और ना ही अपना विरोध। सफाई कर्मियों ने दिल्ली सरकार पर मांगों पर विचार नहीं करने का आरोप भी लगाया। हमारे कर्मचारियों को हटाया जाएगा, परमानेंट नहीं किया जाएगा, इसलिए इनके मंत्रियों के खिलाफ हम सड़कों पर उतरे हुए हैं। कल हाई कोर्ट में इन्होंने निगम में झूठ बोला कि सबकी सैलरी दे चुके हैं, जबकि सैलरी किसी की नहीं आई है। उधर दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं ने हाथों में तख्ती लेकर दिल्ली सरकार का विरोध किया। इन लोगों ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर तक मार्च कर मामले का स्थायी हल निकालने की मांग की। उधर बीजेपी ने भी दिल्ली सरकार पर आरोप लगाए। ये वही सरकार है जिसने एडहॉक को परमानेंट करने के वायदे के ऊपर सबसे वोट लिए और सत्ता में आए, और एडहॉक और टेम्पररी लोगों की एक्सप्लॉयटेशन होती है। कैसे हम उम्मीद करेंगे कि उन सब लोगों को नौकरी से निकालने के ऊपर के बाद में सब चीजें सही हो जाएंगी। जो समाज के अंतिम छोर पर बैठे हुए लोग हैं, इनके साथ किस तरह का ये व्यवहार कर रही है कि वो चाहती है कि इनके घरों के चूल्हे जलने बंद हो जाएं। सोमवार को सफाई कर्मचारियों के एक गुट ने 2 दिन के भीतर पूरी सैलरी मिलने की शर्त पर हड़ताल खत्म कर दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सफाई कर्मियों से हड़ताल खत्म करने की बात कही थी। एमसीडी कर्मचारियों के वेतन के लिए दिल्ली सरकार और उप राज्यपाल नजीब जंग ने लोन दिए हैं। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।
राज्यसभा टीवी का ये बेहद खास प्रोग्राम है गुफ्तगू। नए चेहरे, बड़े बड़े नाम। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश झा। मैं हूं कनू बहल। मैं हूं सौरभ शुक्ला। मैं हूं धृतिमान चैटर्जी। मैं हूं के संदिल कुमार। मैं हूं ललित मोहन तिवारी। मैं हूं सहज शिंदे। मैं हूं मनोज वाजपेयी। आपके चहेते प्रोग्राम गुफ्तगू 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 शुरू हो रहा है गुफ्तगू का सीजन 4, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। একলা চলো একলা চলো একলা चलो विरासत में इस बार गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर का रचना संसार हिंदी में पहली बार सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हेडली से आज तीसरे दिन भी पूछताछ जारी है। इससे पहले कल उसने पूछताछ के दौरान कई सनसनीखेज खुलासे किए। उसने खुलासा किया कि लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन को पैसा पाकिस्तान के सरकारी महकमे से जाता है और उन्हें भारत के खिलाफ कार्रवाई के सारे निर्देश पाकिस्तान के उसी सरकारी महकमे की तरफ से दिए जाते हैं। भारत उसके बयान की वीडियो प्रति नए सबूतों के साथ पाकिस्तान के पास भेजेगा। मुंबई में हुए आतंकी हमले की जांच में गवाही के दौरान डेविड कोलमैन हेडली ने कई खुलासे किए। हेडली ने बताया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI लश्कर तैयबा को फंड, हथियार, प्रशिक्षण और नैतिक समर्थन देती है। पाकिस्तान में ऐसे संगठनों को यूनाइटेड जिहाद काउंसिल कंट्रोल करती है। गवाही के दौरान हेडली ने साफ साफ कहा कि पाकिस्तान के अलग अलग संगठन ISI के निर्देश पर काम करते हैं। डेविड हेडली ने यह बात साफ बता दी कि ISI लश्कर तोयबा को मिलिट्री सपोर्ट करता है, फाइनेंशियल सपोर्ट करता है और मॉरल सपोर्ट करता है। इसलिए हमने कुछ चंद लोगों के जो ISI के लोग हैं उनके नाम पूछे, उनसे वो बहुत खूबी जानता है। ये भी बात उसने आज कही। हेडली ने अपनी गवाही के दूसरे दिन ये भी बताया कि पाकिस्तान की योजना 26/11 के पहले ताज होटल में ही भारतीय वैज्ञानिक और रक्षा वैज्ञानिकों की कॉन्फ्रेंस पर भी हमला करने की थी, लेकिन हथियार समय पर नहीं मिल पाने की वजह से वो हमला सफल नहीं हो पाया। उस हमले का मकसद भारत के रणनीतिक थिंक टैंक को कमजोर और आतंकित करना था। उन्होंने कहा होटल ताज का मैंने 2nd फ्लोर का वीडियोग्राफ लिया था क्योंकि मुझे LAT ने कहा था कि इंडियन साइंटिस्ट की इनके कॉन्फ्रेंस होने वाली है 2nd फ्लोर होटल ताज में और उसे उनको अटैक करना हो। विदेश मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि भारत इन सारे सबूतों को मिलाकर पाकिस्तान के पास एक और डोजियर भेजेगा। भारत देखेगा कि इस पर पाकिस्तान क्या कदम उठाता है और इसी से पाकिस्तान के साथ संबंध सामान्य बनाने के बारे में आगे का निर्णय लिया जाएगा। All these facts which has been put forth by Headley in corroboration with the circumstantial evidences, when it will be put forth in front of the Pakistani agencies by the Indian investigative agencies, definitely it is going to be a very heavy dossier. अपने बयान में हेडली ने ISI अधिकारी ब्रिगेडियर रियाज के बारे में भी बताया और ये भी कहा कि वही अधिकारी लश्कर तैयबा के दूसरे सबसे बड़े कर्ताधर्ता ज़कीउर रहमान लखवी के सीधे संपर्क में रहता था, उसकी सुविधाओं का ख्याल रखता था और आदेश देता था। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। छत्तीसगढ़ सरकार और भारतीय रेल ने मिलकर राज्य में रेल लाइनों के विस्तार के लिए कल ऐतिहासिक समझौते किए। रेल मंत्री सुरेश प्रभु और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह की मौजूदगी में कल रेल भवन में समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। 2 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्यों के साथ संयुक्त उपक्रम कंपनी बनाने को मंजूरी दी गई थी। भारतीय रेल को सबसे अधिक राजस्व देने के बाद भी रेल सेवाओं में उपेक्षित छत्तीसगढ़ में एक नई उम्मीद जगी है। अब राज्य में नई रेल लाइनों के विस्तार के लिए राज्य और रेल मंत्रालय एक संयुक्त उपक्रम कंपनी बनाने जा रहे हैं। कंपनी में छत्तीसगढ़ सरकार का हिस्सा 51% और रेल मंत्रालय का 49% होगा। इससे 760 किलोमीटर लंबी 3 महत्वपूर्ण रेल लाइनें बनेंगी। देश की जो नैसर्गिक संपदा है उसको बढ़ोतरी करके देश का विकास जल्द करने के लिए हमने राज्यों के साथ में एक जॉइंट वेंचर कंपनी करने का जो फैसला किया था, उसके लिए हमने अलग अलग राज्यों से जो सहमति मिली थी उसमें छत्तीसगढ़ ऐसा एक पहले एक राज्य था।
देश में खनिज संपदा में अग्रणी छत्तीसगढ़ में अभी 1180 किलोमीटर रेल लाइनें ही हैं। इस समय राज्य में 546 किलोमीटर रेल लाइनों का निर्माण कार्य चल रहा है। इनको शामिल कर अगले 6 सालों में 1200 किलोमीटर से अधिक नई रेल लाइनें बन जाएंगी। यह आंकड़ा राज्य में अब तक बनी रेल लाइनों में भी सबसे अधिक होगा। मुख्यमंत्री रमन सिंह ने माना कि नक्सली समस्या के बावजूद रेल लाइनें बनेंगी। जैसे जैसे विकास आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आतंकवाद नक्सलवाद की समस्या कम होती जा रही है और अभी हम काफ़ी रेलवे का निर्माण 17 किलोमीटर तक तो हमने शुरू किया है, 50 किलोमीटर तक भी इस साल के अंत में अगले साल हम पूरा कर लेंगे। तो ये समस्या नहीं है कि नक्सल हिंसा की वजह से काम रुकेगा। इस नई पहल से संसाधनों की तंगी से जूझ रही भारतीय रेल को एक नई ताकत मिलेगी। नई लाइन, दोहरीकरण जैसी लंबित परियोजनाओं के लिए रेलवे को 3.5 लाख करोड़ रुपए चाहिए। अलग कंपनी बनाने से कामों को गति मिलेगी, राज्यों को भी फायदा होगा और रेलवे को भी। लेकिन यह प्रयोग जमीन पर कितना मुफीद होता है, यह देखना बाकी है। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। और मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म समारोह का आज दूसरा दिन है। पहले दिन बॉलीवुड की मशहूर हस्तियों ने विज्ञान को फिल्मों के जरिए बढ़ावा देने पर जोर दिया। इन हस्तियों का मानना है कि विज्ञान पर फिल्म बनाने से समाज का विकास होता है। इस मौके पर विज्ञान पर आधारित 3 मोबाइल ऐप भी लॉन्च किए गए। मुंबई के नेहरू साइंस सेंटर में विज्ञान पर फिल्में बनाने और इनमें रुचि रखने वाले 200 से ज्यादा फिल्म निर्माताओं ने विचारों का आदान प्रदान किया। I think this was a fantastic initiative. And इस मौके पर मशहूर निर्देशक श्याम बेनेगल ने कहा कि विज्ञान के प्रसार और प्रचार के लिए एक समर्पित चैनल की जरूरत है। Science channel is a very good idea. Very good idea. In fact, totally dedicated channel that will deal with subjects relating to science and environment. It will help also filmmakers to think in those terms, to make films on subjects of this nature. इस समारोह में साइंस फिल्म मेकर माइक पांडे ने कीटनाशकों के गंभीर प्रभाव के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसके इस्तेमाल से फसल में पैदावार और मिट्टी की उर्वरक शक्ति पर असर पड़ता है। वहीं मशहूर लेखिका शमा जैदी ने कहा कि विज्ञान पर बनने वाली फिल्मों से समाज पर अच्छा असर पड़ता है। चाहे वो स्वच्छता हो, चाहे वो सुसाइड्स हो, एजुकेशन, हमारे लोगों को, हमारे देश के लोगों को आप शिक्षा दे दीजिए तो अपनी जिंदगी पूरे खुद न खुद संभाल पाएंगे। इसकी छानबीन होनी चाहिए कि असल में क्या हम कर चुके हैं। ये भी लोग नहीं जानते हैं कि भारत का क्या क्या हुआ है साइंस में, कितनी चीजें हमने भी दी हैं, कितनी बाहर से ली हैं। इस खास कार्यक्रम में विज्ञान के प्रसार के लिए माइक पांडे के बनाए गए 3 विशेष मोबाइल ऐप को श्याम बेनेगल ने लॉन्च किया। इसके साथ साथ माइक पांडे की 2 फिल्में द हॉर्स शू क्रैब और शोर्स ऑफ साइलेंस दिखाई गईं। इस फिल्म के जरिए समुद्री जीवों की विलुप्त प्रजातियों को बचाने की अपील की गई। 13 फरवरी तक चलने वाले इस समारोह में 45 फिल्में दिखाई जाएंगी, जिनमें से कुछ चुनिंदा फिल्मों को पुरस्कार भी दिया जाएगा। कैमरामैन राज ठाकुर के साथ संजय कुमार, राज्यसभा टीवी, मुंबई। और इधर लैटिन अमेरिकी देशों को अपनी चपेट में ले चुका जीका वायरस चीन पहुंच गया है। चीन ने वेनेजुएला से लौटे एक नागरिक में जीका वायरस पाए जाने की पुष्टि की है। एशियाई देशों थाईलैंड और इंडोनेशिया में भी जीका का एक मामला सामने आ चुका है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कुछ एशियाई देशों में जीका के खतरनाक तरीके से फैलने की चेतावनी दी है। अब तक 26 देशों में जीका वायरस के मामले पाए जा चुके हैं। ब्राजील में 2000 गर्भवती महिलाओं समेत 20,000 से ज्यादा लोग इस वायरस से पीड़ित पाए गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी से उम्मीदवारी हासिल करने के लिए हुई प्राइमरी में अरबपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यू हैम्पशायर में जीत दर्ज की है। वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी के बर्नी सैंडर्स ने पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन को हरा दिया है। इसके पहले आयोवा में हुए प्राइमरी में रिपब्लिकन पार्टी से टेड क्रूज और डेमोक्रेटिक पार्टी से हिलेरी क्लिंटन ने जीत दर्ज की थी। और अब खेल जगत की खबरें। 12वें दक्षिण एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है।
भारत ने भारोत्तोलन को साइक्लिस्टों, तैराकों और एथलीटों के चमकदार प्रदर्शन से मंगलवार को भी दबदबा बरकरार रखा और ज्यादातर स्वर्ण पदक अपने नाम किए। कल भारत 25 स्वर्ण जीतने में कामयाब रहा। भारतीय एथलीटों ने एथलेटिक्स की धमाकेदार शुरुआत करते हुए 5 स्वर्ण पदक जीत लिए। मयूख खाजानी ने लंबी कूद, मनप्रीत कौर ने शॉटपुट में और नीरज कुमार ने हैमर थ्रो में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 5000 मीटर दौड़ में पुरुष और महिला दोनों वर्ग के दोनों स्वर्ण भारत के नाम रहे। एथलेटिक्स में भारतीय खिलाड़ियों को श्रीलंका के खिलाड़ियों से चुनौती मिली, जिसने 100 मीटर के दोनों स्वर्ण अपने नाम किए। उधर तीरंदाजों ने क्लीन स्वीप करते हुए 10 स्वर्ण और 4 रजत के साथ भारतीय अभियान पर विराम लगाया। दीपिका और तरुणदीप ने इंडिविजुअल इवेंट के भी स्वर्ण पदक अपने नाम किए। तैराकी में पीएस मधु, मालविका साजन, प्रकाश और सौरभ सानवेकर ने स्वर्णिम सफलता दिलाई। इस तरह से तैराकों ने कुल 7 स्वर्ण पदकों पर कब्जा जमाया। वॉलीबॉल में पुरुष और महिला टीम ने दोनों वर्गों के स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। भारत ने भारोत्तोलन में कुल 11 स्वर्ण पदकों के साथ अपना अभियान समाप्त किया। और अब एक नजर पदक तालिका पर। भारत 78 स्वर्ण, 36 रजत और 10 कांस्य पदक के साथ 124 पदक जीतकर शीर्ष पर चल रहा है। तो श्रीलंका 17 स्वर्ण, 37 रजत और 33 कांस्य के साथ 87 पदक जीतकर दूसरे स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान 5 स्वर्ण, 12 रजत और 20 कांस्य के साथ 37 पदक जीतकर तीसरे स्थान पर बना हुआ है। वहीं बांग्लादेश 3 स्वर्ण, 10 रजत और 27 कांस्य के साथ 40 पदक जीतकर चौथे नंबर पर है। और हांगकांग में चंद्र नववर्ष का शानदार स्वागत किया गया। बड़ी तादाद में लोग जश्न मनाने सड़कों पर उतरे। नववर्ष का स्वागत शानदार आतिशबाजियों के साथ किया गया। आइए देखते हैं इस समारोह से जुड़ी कुछ झलकियां। और चलते चलते नजर हेडलाइंस पर। अरुणाचल मामले में सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ की लगातार दूसरे दिन सख्त टिप्पणी। कहा, राज्यपाल का कदम विधायी प्रक्रिया में दखल, निष्पक्ष तरीके से हो अधिकारों का इस्तेमाल। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन के लिए पीडीपी से बातचीत करेगी बीजेपी। अगले हफ्ते राम माधव महबूबा मुफ्ती से करेंगे मुलाकात। राज्यपाल ने गृह मंत्री को राजनीतिक हालात से कराया अवगत। पंजाब में बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल का गठबंधन रहेगा जारी। अमित शाह से मिले सुखबीर बादल। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए साझा रणनीति पर चर्चा। निजी क्षेत्र में 27% ओबीसी आरक्षण की वकालत। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने केंद्र सरकार को की सिफारिश। लेफ्ट, जेडीयू और एलजेपी का समर्थन। और दक्षिण एशियाई खेलों में भारत का दबदबा। मंगलवार को 25 स्वर्ण पदक पर कब्जा। 78 स्वर्ण के साथ पहले पायदान पर बरकरार। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर।